हिस्से में क्या है, वाष्पदाब क्या है और राउल्स का नियम क्या है। वाष्पदाब, वाष्पदाब लाल अक्षरों से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? नो सर। विलियन का अगला हिस्सा है वाष्पदाब, और इसके साथ हम पढ़ेंगे राउल्स नियम। वाष्पदाब, राउल्स नियम। अब वाष्पदाब क्या है कि जैसे हम सामान्य एक खुले पात्र में, सामान्य खुले पात्र में किसी द्रव को गर्म करते हैं। खुले पात्र में ये द्रव पदार्थ है, चाहे वो जल हो चाहे कोई विलायक हो, इसको किसी को गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो इसकी भाप बनेगी, वाष्प बनेगी। इसकी क्या बनेगी? वाष्प बनती है। तो पात्र ऊपर से खुला है, पात्र ऊपर से क्या है? खुला है। खुला होने के कारण क्या है? वाष्प वातावरण में चली जाती है, तो उसका कोई दाब उत्पन्न नहीं होता। अब इसी प्रक्रिया को यदि हम बंद पात्र में करते हैं, इसी प्रक्रिया को बंद पात्र में करते हैं, मान लो ये द्रव है, ये द्रव है, इसको बंद पात्र में करते हैं, बंद पात्र में, बंद पात्र में करते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा? इसकी वाष्प निकलती है, तो ऊपर से ही पात्र बंद होता है। तो जब द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, इसको वाष्पन कहते हैं। वाष्पन, जब हम किसी द्रव या जल को, इसको किसी को गर्म करते हैं तो क्या होगा? द्रव अवस्था गैस अवस्था बदलती है, जिससे जल से जल वाष्प बनती है। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाष्पन कहते हैं। अब क्या है? खुला पात्र होता है तब तो वाष्प वातावरण में चली जाएगी, वातावरण में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी, चली जाएगी, तो कोई दाब उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब पात्र ऊपर से बंद कर दिया, पात्र को हमने ऊपर से बंद कर दिया है, तो उसमें क्या है कि जो वाष्प बनेगी वो इकट्ठी होगी। वाष्प इकट्ठी होगी तो थोड़ी देर बाद ठंडी होने लगेगी, मतलब गैस से वापस द्रव में परिवर्तन होता है। इसको हम संघनन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो दोनों के बीच साम्यावस्था आ जाएगी, वाष्पन की दर और संघनन की दर, दोनों के साम्यावस्था में। जब दोनों साम्यावस्था में आ जाती है तो इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दाब डाला जाता है। ये द्रव है, ये वाष्प है, तो इस दाब को हम वाष्पदाब कहते हैं। तो वाष्पदाब की मूल परिभाषा क्या होगी? किसी बंद पात्र में वाष्पन की दर और संघनन की दर साम्य अवस्था में होती है। किसी बंद पात्र में वाष्पन की दर और संघनन की दर साम्य अवस्था में होती है। साम्य अवस्था में होती है तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्पदाब कहलाता है। तो वाष्पदाब को हम किस विधि से निकालते हैं? बैरोमीटर विधि से निकालते हैं। बैरोमीटर विधि से इस वाष्पदाब का मापन करते हैं। तो वाष्पदाब क्या है? किसी भी बंद पात्र में द्रव को गर्म करते हैं तो संघनन, वाष्पन के द्वारा द्रव किस में बदलता है? गैस अवस्था में बदलता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और जब बंद पात्र होता है तो वाष्प जो इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने के बाद क्या होगी? वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। जैसे अपन सामान्य तौर पर घरों में बंद पात्र में पानी को गर्म करते हैं, या जैसे हम दूध गर्म करते हैं, ऊपर ढक्कन लगाते हैं, तो ढक्कन उठाते हैं तो ढक्कन के नीचे वाष्प की बूंदें होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? बंद पात्र में यदि हम किसी द्रव को, इसको गर्म करते हैं तो पहले द्रव से गैस अवस्था प्राप्त होती है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन
के बाद जो बंद पात्र है उसकी वजह से वाष्प एकत्रित होगी, एकत्रित होने से वो ठंडी होने लगेगी। ठंडी होने के कारण क्या है, वो धीरे धीरे वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। तो वापस वाष्प से गैस अवस्था से सीधी द्रव अवस्था आती है, तब उसको हम संघनन की दर कहते हैं। तो बंद पात्र में वाष्पन और संघनन की दर दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती है, साम्य अवस्था में होती है। तो साम्य अवस्था में होने के कारण वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो इस वाष्प दाब को हम बैरोमीटर विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी हमें वाष्प दाब देखना हो तो हम किसी बंद पात्र में पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, या किसी चीज को, सब्जी को भी गर्म करते हैं, तो ऊपर ढक्कन लगाते हैं, तो ढक्कन के नीचे ही जल वाष्प की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। तो हम सामान्य तौर पर वाष्प दाब क्या होता है, इसको हम सामान्य तौर पर हम घर के अंदर पानी को बंद पात्र में गर्म करेंगे तो हमें वाष्प दाब की घटना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी या हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इससे से वाष्प दाब लागू होता है। अब क्या आता है कि जो वाष्प दाब है, इस वाष्प दाब को हम किस प्रकार से लागू करते हैं, इस वाष्प दाब को हम किस प्रकार से लागू करते हैं कि जैसे हमारे पास जो विलयन बनाएंगे उस विलयन में दो कंडीशन है, एक द्रव द्रव और एक ठोस द्रव कह सकते हो। ठोस द्रव, ठोस का मतलब अवाष्पशील, अवाष्पशील और प्लस द्रव। जैसे हम जल लेते हैं, जल प्लस एथेनॉल, तो इस एक पात्र में हमने ये पात्र लिया, इस पात्र में हमने क्या ले लिया, इस पात्र के दौरान हमने, इसमें जल भी है प्लस एथेनॉल भी है, दोनों वाष्पशील है, दोनों क्या है, वाष्पशील होते हैं, दोनों क्या है, वाष्पशील होते हैं। तो वाष्पशील होने के कारण जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो दोनों की वाष्प आएगी, दोनों की क्या आएगी, वाष्प आती है, दोनों की वाष्प आती है, ये वाष्प आती है। तो कहने का अर्थ दोनों द्रव है, दोनों वाष्पशील है, तो दोनों के द्वारा वाष्प उत्पन्न होगी, तो दोनों से ही दाब उत्पन्न होगा। जब द्रव को द्रव में मिलाते हैं और दोनों वाष्पशील है तो उनमें विलय और विलायक दोनों के द्वारा ही क्या उत्पन्न होता है, वाष्प दाब उत्पन्न होता है। अब देखो हम शुद्ध विलायक लेते हैं, मतलब हमने शुद्ध विलायक जल लिया, ये जल लिया हमने, शुद्ध विलायक के तौर पर जल लिया, ये जल ले लिया। तो इसमें क्या है, अब इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वाष्प के बिंदु आए, केवल क्योंकि शुद्ध जल है, ये केवल ये जल है और ये वाष्प है, ये शुद्ध अवस्था में। तो केवल हम जब शुद्ध विलायक लेकर, शुद्ध विलायक का मतलब, शुद्ध विलायक का मतलब हम जल लेकर उसको गर्म करते हैं तो केवल बहुत अधिक वाष्प प्राप्त होगी। अब दूसरा डायग्राम क्या है कि हम क्या करते हैं, अब ये ले लिया, ये तो जल है ही, 1 मोल जल है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, NaCl मिला देते हैं, NaCl नमक मिलाते हैं। ये क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील, ये क्या है, अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील होने के कारण इसके भाप नहीं बनते। तो जब हम जल में नमक मिलाकर, अवाष्पशील विलय मिलाकर इसको गर्म करते हैं तो यहां पर जो वाष्प की संख्या ज्यादा होती है, यहां पर वाष्प के कण कम होंगे, यहां वाष्प का मात्रा कम होगी। तो इसका मूल कारण क्या है कि इसके भाप नहीं बन रहे, अवाष्पशील हो रहा है। इसलिए जैसे अपन सामान्य तौर पर दूध गर्म करते हैं, उबालते हैं, हलवाई लोग दूध गर्म करते हैं, उबालते हैं,
तो उसका मावा निकलता है। तो मावा क्यों निकलता है? कि उसके निकलने के कारण जो जल होता है 70-75% जल होता है दूध के अंदर, वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, नीचे केवल मावा शेष रहता है। वो स्थिति यहाँ पर है कि जब हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक या द्रव विलायक में विलय करते हैं, तो केवल वाष्पशील विलायक के अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो जब भी हम दो वाष्पशील द्रव लेंगे तो हमारे पास वाष्प दाब ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों के वाष्प बनते हैं। वाष्पशील का मतलब भाप बनते हैं, तो दोनों के द्वारा दाब उत्पन्न होगा। दोनों से वाष्प ज्यादा मात्रा में आएगी, तो ज्यादा मात्रा में आएगी तो दाब भी अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों द्रव के मध्य द्रव में वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन जब हम एक ठोस अवाष्पशील विलय लेते हैं और दूसरा वाष्पशील विलायक लेते हैं, अब इन दोनों के मध्य जब हम गर्म करते हैं, तो जब शुद्ध विलायक लेते हैं, शुद्ध विलायक द्रव अवस्था में लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब क्या है? इसमें वाष्प दाब अधिक होता है। इसमें वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है। ऐसी स्थिति में इस वाष्प दाब की मात्रा ज्यादा होगी और वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन अब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अवाष्पशील विलय के भाप नहीं बनेंगे, वाष्प नहीं बनेंगे, तो उसके द्वारा दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां पर वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि विलायक के अणु ही केवल वाष्प में आएंगे, तो विलायक के अणु के द्वारा जो वाष्प अवस्था होगी वो कम मात्रा में होगी। ऐसी स्थिति में उसको हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। वाष्प दाब क्या है? तो वाष्प दाब की मूल परिभाषा क्या है? बंद पात्र में वाष्पन और संघनन की द्रव एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होती है, तो वाष्प के द्वारा विलयन की सतह पर डाला गया दाब, ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब इस वाष्प दाब को किसने एक्सप्लेन किया? राउल्स ने। अब राउल्स का नियम क्या कहता है? राउल्स का नियम क्या है? तो राउल्स का नियम किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं? तो राउल्स का नियम वाष्प दाब के लिए होता है। तो राउल्स का नियम क्या है? हमारे पास विलयन होता है, इस विलयन के अंदर विलय होता है प्लस विलायक होता है। तो राउल्स के नियम का पहला भाग क्या कह रहा है? पहला भाग ये कह रहा है घटक का आंशिक दाब, घटक का वाष्प दाब जो है घटक की मोल अंश की समानुपाती होता है। घटक की मोल अंश की समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के घटक का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब या वाष्प दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे विलय का दाब P1 है, विलय का दाब P2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये विलय है, विलय का वाष्प दाब हो गया, ये किसके समानुपाती होगा? X1, विलय की मोल अंश के। ये विलायक है P2, समानुपाती होता है X2, ये विलायक होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P1 बराबर P1 नोट X1, P2 बराबर P2 नोट X2, ये होता है। तो कहने का तात्पर्य राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के घटकों का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन के घटकों का मीन्स विलय और विलायक का आंशिक वाष्प दाब या वाष्प दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। विलय का वाष्प दाब हमने P1 माना, विलायक का P2 माना, तो P1 समानुपाती X1, P2 समानुपाती X2। तो P1 बराबर P1 नोट X1, P2 बराबर P2 नोट X2। तो X1 X2 क्या है? विलय और विलायक की मोल अंश। और P1 नोट और P2 नोट ये क्या है? शुद्ध अवस्था में विलय और विलायक का वाष्प दाब होता है। ये शुद्ध अवस्था में विलय और विलायक का वाष्प दाब होता है। तो राउल्स के नियम का इस स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? विलयन के घटक का आंशिक दाब उनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उनकी मोल अंश का गुणनफल होता है।
विलयन के घटक का वास्तव, विलयन के घटकों का वास्तव, उनकी शुद्ध अवस्था के वास्तव और उनकी मोल अंश के समानुपाती होता है। तो राउल्स के नियम का पहला स्टेटमेंट यह है कि विलयन के घटकों का आंशिक दाब, विलयन के घटकों का आंशिक दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसी का दूसरा स्टेटमेंट, राउल्स के अनुसार विलयन के घटकों का वास्तव उनकी शुद्ध अवस्था के वास्तव और उनकी मोल अंश का गुणनफल होता है। अब क्या आता है कि राउल के इस नियम के आधार पर हम विलयन प्रयोग करते हैं। तो विलयन हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक क्या है, वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक। वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक, इसको हम यूज करते हैं। वाष्पशील विलय का अर्थ है कि दोनों का वास्तव एक दूसरे के, मतलब दोनों का वाष्पशील है, दोनों के भाप बनेंगे, दोनों के वाष्प बनेंगे, दोनों के द्वारा वास्तव उत्पन्न होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस मैथेनॉल, ऐसे कोई भी घटक लेते हैं जिनमें दोनों के वाष्प बनते हैं, दोनों के भाप बनते हैं, तो दोनों से वास्तव उत्पन्न होगा। तो पहले हम राउल्स के नियम के अनुसार पहले विलयन के लिए, जिसमें द्रव विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, दोनों वाष्पशील है, उसके लिए विलयन का वास्तव कैसे निकालते हैं। तो यहां पर विलयन बराबर वाष्पशील विलय हो गया, वाष्पशील विलायक हो गया। तो ऐसे विलयन का वास्तव पीएस होगा, दोनों के विलयन का वास्तव पीएस हो गया। पीएस बराबर क्या हो गया, P1 प्लस P2। P1 विलय का वास्तव है, P2 विलायक का वास्तव है। अब राउल के नियम के अनुसार P1 P2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तब हम P1 बराबर P1 नोट x1, P2 इक्वल टू P2 नोट x2 ये लेते हैं, इस मान को इसमें रखते हैं। तो PS बराबर P1 नोट x1, P2 नोट x2 ये हो गया। अब हमने विलयन की मोल अंश पढ़ रखी है। विलयन की मोल अंश कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो x1 बराबर 1 माइनस x2 हो गया। इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। तो PS बराबर P1 नोट 1 माइनस x2, P2 नोट x2 ये आ जाएगा। तो PS बराबर P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2। तो PS बराबर P1 नोट प्लस P2 नोट x2 माइनस P1 नोट x2। तो PS बराबर P1 नोट प्लस x2 कॉमन आ गया, P2 नोट माइनस P1 नोट। इस सूत्र द्वारा हम वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक से बने विलयन का वास्तव निकाल सकते हैं। तो वाष्पशील विलय और विलायक का मतलब है दोनों के भाप बनेंगे, दोनों के वाष्प बनेंगे, दोनों के वेपर्स बनेंगे। जब दोनों के वेपर्स बनेंगे, वाष्प बनेंगे, तो दोनों के द्वारा क्या है, दाब उत्पन्न होगा। इसलिए दोनों ऐसे विलयन का वास्तव दोनों विलय और विलायक के वास्तव के योग के बराबर होता है। तो ऐसे विलयन का वास्तव निकालने के लिए क्या PS बराबर P1 प्लस P2 होता है। अब राउल के नियम के अनुसार P1 किसके बराबर है, P1 नोट x1 और P2 किसके बराबर है, P2 नोट x2। P1 नोट और P2 नोट मीन्स क्या है, इसका अर्थ यह शुद्ध अवस्था में विलय और विलायक का वास्तव होता है। x1 और x2 क्या है, विलय और विलायक की मोल अंश। x1 और x2 क्या है, विलय और विलायक की मोल अंश होती है, उसको हम व्यक्त करते हैं। अब दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2 आ गया। किसी भी विलयन की कुल मोल अंश सदैव क्या होती है, 1 के बराबर होती है। x1 प्लस x2 बराबर 1। तो यहां पर x1 बराबर 1 माइनस x2 आ जाएगा। इस मान को यहां पर रखते हैं। तो PS बराबर P1 नोट 1 माइनस x2 प्लस
P2 नोट X2। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास PS का मतलब क्या है? वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक से बने विलयन का वास्तव है। P1 नोट क्या है? शुद्ध विलय का वास्तव है। P1 नोट क्या है? शुद्ध विलय का वास्तव है। X2 क्या है? विलायक की मोल अंश है। विलायक की मोल अंश है। उसके बाद P2 नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वास्तव है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक दोनों के द्वारा बने विलयन का वास्तव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। इससे से राउल्ट के नियम का पहला भाग क्या कहता है कि विलयन की प्रत्येक घटक का आंशिक वास्तव उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात घटक का आंशिक दाब वास्तव शुद्ध अवस्था में उसके वास्तव और उसकी मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब शुद्ध अवस्था का वास्तव और उसकी मोल अंश का गुणनफल किसी भी घटक का आंशिक वास्तव या वास्तव कहलाता है या उसके बराबर होता है। तो इस राउल्ट के नियम के आधार पर हम पहला विलयन जो पढ़ते हैं ये होता है, और ये विलयन क्या कहलाएगा? आगे आदर्श विलयन कहलाएगा। ये विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन, आइडियल विलयन कहलाएगा। अब क्या है, इस जो गणित रूप हमने बनाया इस प्रकार के विलयन के लिए इसका ग्राफीय निरूपण, ग्राफ के द्वारा इसको कैसे व्यक्त करते हैं? ग्राफ के द्वारा, कि ग्राफ के द्वारा इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, तो हम क्या करेंगे? ये लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये इधर से हम लेंगे x1, ये x1 जीरो हो जाएगी। इधर से लेंगे हम x2, ये इधर जीरो हो जाएगी। इधर लेंगे हम P1 नोट और यहां लेंगे हम P2 नोट। ये शुद्ध, ये विलायक की मोल अंश है, ये शुद्ध विलायक का वास्तव है, ये विलय की मोल अंश है और ये विलायक का, शुद्ध विलायक का क्या है? वास्तव है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं। तो अभी हमने सूत्र निकाला, उस सूत्र के अनुसार क्या है? PS बराबर P1 नोट प्लस X2, P2 नोट माइनस P1 नोट, ये होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी वक्र रेखाएं प्राप्त होती है, ये वक्र रेखाएं प्राप्त होती है। तो ऐसे विलयन का वास्तव दोनों के योग के बराबर होता है, ये होता है। ये क्या है? P1 बराबर P1 नोट X1 है, ये क्या है? P2 बराबर P2 नोट X2 है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। सामान्य वातावरण पर आदर्श विलयन संभव नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आदर्श विलयन को बनाते हैं। तो यहां पर राउल्ट के नियम के अनुसार जब हम पहला विलयन बनाते हैं जिसमें वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक होता है, उसके आधार पर हम विलयन का वास्तव इस फार्मूले से निकालते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब X2 क्या है? विलायक की मोल अंश है। तो X2 को निकालने के लिए क्या करेंगे? X2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2, या तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे या X2 बराबर 1 माइनस X1। पहले हम विलय की मोल अंश निकालेंगे, उसके बाद उससे विलायक की मोल अंश निकालते हैं। ये राउल्ट के नियम का पहला पार्ट था। अब राउल्ट के नियम का सेकंड पार्ट शुरू होता है, विलयन। ये सेकंड विलयन है। अब सेकंड विलयन में क्या है? हम अवाष्पशील विलय लेते हैं, अवाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक लेते हैं। एक वाष्पशील विलय होता है, दूसरा वाष्पशील, अवाष्पशील विलय हो गया, दूसरा वाष्पशील विलायक हो गया। इसमें हम राउल्ट के नियम को सेकंड पार्ट इससे पढ़े। तो इसमें क्या होता है कि हमने अवाष्पशील विलय लिया। अवाष्पशील विलय का मतलब है जैसे NaCl लिया और साथ में जल ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम बनाया था। जब हम ऐसे वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो केवल विलायक के ही वाष्प बनेंगे, विलय के नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या, इसके वाष्प नहीं बनेंगे। इसके वाष्प नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? P1 जीरो हो गया,
इसके वाष्प बनेंगे तो वाष्प P2 से होगा। तो ऐसे विलेन का वाष्प निकालना हो तो PS बराबर P1 प्लस P2 ये होना चाहिए, लेकिन ये अवाष्पशील है तो P1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये अवाष्पशील है इसलिए P1 बराबर क्या हो गया, 0। तो PS बराबर क्या रह जाएगा, P2 रह जाएगा। अब P2 किसके बराबर है, P2 नोट X2 के बराबर है। इस मान को यहां रखते हैं, PS बराबर P2 नोट X2, ये X2 आ गया। अब क्या है, X2 आ गया तो X1 प्लस X2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो X2 बराबर 1 माइनस X1 आ गया। X2 बराबर क्या हो गया, 1 माइनस X1 आ गया। अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, PS बराबर P2 नोट 1 माइनस X1। अब इसको गुणा करेंगे तो PS बराबर P2 नोट माइनस P2 नोट X2 आता है। अब इन दोनों को विनिमय करते हैं, P2 नोट X2 बराबर P2 नोट माइनस PS। इसका तात्पर्य क्या है, जब भी हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं, अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है। इसी को वास्तव में अवनमन, वास्तव में अवनमन इस नाम से जानते हैं। वास्तव में अवनमन, वास्तव में कमी। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, P2 नोट माइनस PS इंटू X, X1 ये लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, X1 डेल्टा P इजिकल टू P2 नोट X1। तो राउल्स के नियम का सेकंड पार्ट क्या है कि जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं, जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प से कम होता है। विलयन के वाष्प में इस कमी को वास्तव में अवनमन कहते हैं। विलयन के वाष्प में इस कमी को वास्तव में अवनमन कहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं तो वाष्पशील विलायक के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उनके स्थान पर जो खाली जगह हुई उस पर अवाष्पशील विलय के अणु आ जाते हैं। तो केवल वाष्पशील विलायक के अणुओं से ही वाष्प उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे विलयन का वाष्प सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प से कम रहता है। ऐसे विलयन का वाष्प सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प से कम रहता है। इस कारण इसको हम वास्तव में अवनमन कहते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के वास्तव में अवनमन सदैव विलय की मोल अंश के समानुपाती है। विलय की मोल अंश के समानुपाती है। अब विलय की मोल अंश के समानुपाती है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट। इसका अर्थ क्या है, वास्तव में अवनमन बटे विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प। इन दोनों के अनुपात को हम आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलयन के वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। तो ये किसके बराबर हो गया, X1 के। X1 क्या है, विलय की मोल अंश। तो राउल्ट के नियम के सेकंड पार्ट में जब हम उसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है। विलयन के वास्तव में इस कमी को हम क्या कहते हैं, वास्तव में अवनमन कहते हैं। विलयन के वास्तव में इस कमी को वास्तव में अवनमन कहते हैं। तो राउल्ट के अनुसार विलयन के वास्तव में अवनमन विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन के वास्तव में अवनमन विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। विलय की मोल अंश की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो विलयन के वास्तव में अवनमन
और शुद्ध विलय के वास्तव के अनुपात को वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलयन की वास्तव में अवनमन, वास्तव में जो कमी होती है वो, तथा शुद्ध विलय के वास्तव का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन के वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। जो विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। ऐसे विलयन क्या होते हैं? अनादर्श विलयन होते हैं। अब इसको ग्राफ के द्वारा व्यक्त करेंगे, इसको ग्राफ के द्वारा व्यक्त करेंगे तो हमारे पास क्या है? केवल एक लाइन आएगी, इससे केवल विलय की लाइन आएगी, केवल वास्तविक विलय की ही वक्र रेखा हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये राउल के नियम का सेकंड पार्ट होता है। तो इससे हम वास्तव पढ़ते हैं कि वास्तव क्या है? बंद पात्र में वाष्पन और संघनन की दर एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होती है, तो साम्यावस्था में होती है तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्पदाब कहलाता है। फिर राउल्स का नियम क्या कहता है? राउल्स के अनुसार विलयन के घटक का वाष्पदाब या आंशिक वाष्पदाब उसकी मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। या विलयन के घटक का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में घटकों के वाष्पदाब और उसकी मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद हम राउल्स के नियम के आधार पर दो प्रकार के विलयन बनाते हैं। पहला विलयन वो होता है जिसमें वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक होता है। तो दोनों की वाष्प एक साथ बनती है, तो दोनों का वाष्पदाब उत्पन्न होगा। तो ऐसे विलयन का वाष्पदाब हम पहले वाले सूत्र से निकालते हैं। वो विलयन आदर्श विलयन के तौर पर गिने जाते हैं। दूसरा क्या है? जब हम अवाष्पशील विलयन को वाष्पशील विलायक में विलय करते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब सदैव शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम होता है। बनने वाले विलयन का वाष्पदाब सदैव शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम होता है। तो शुद्ध विलायक से कम होता है तो विलयन के वाष्पदाब में ये जो कमी होती है, इस कमी को हम क्या कहते हैं? विलयन के वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। विलयन के वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। विलयन के वाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलय के वाष्पदाब के अनुपात को विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो राउल के अनुसार विलयन के वाष्पदाब में अवनमन विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। तो विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन भी विलय की मोल अंश के बराबर होता है, जो इस सूत्र से निकालते हैं। तो इस तरह से राउल्स का नियम पढ़ते हैं, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक के लिए होता है, दूसरा अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक के लिए होता है। अब हम पाठ के शुरू में, लेसन के शुरू में हमने पढ़ा विलयन का वर्गीकरण। तो उसमें चार प्रकार बताए थे। चार प्रकार थे भौतिक अवस्था के आधार पर: समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, दूसरा विलायक के आधार पर ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। फिर विलय के आधार पर 9 प्रकार का था। फिर सांद्रता के आधार पर 4 प्रकार का था। अब इस पाठ के अंदर विलयन के वर्गीकरण का 5वां प्रकार आता है राउल्स के नियम के आधार पर। राउल्स नियम के आधार पर ये 5वां प्रकार है। राउल्स नियम के आधार पर 5वें प्रकार में हम विलयन को वर्गीकृत करते हैं। तो यहां पर विलयन के 2 प्रकार आते हैं: आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट राउल्स का नियम है। राउल्स नियम। तो पहले पॉइंट के अनुसार क्या है? ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर जो विलयन राउल्स के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्स के नियम का पालन करते हैं। ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर जो विलयन राउल्स के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर राउल्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन है, और जो पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन है। दूसरा पॉइंट होता है आयतन। ऐसे विलयन का आयतन
विलय और विलायक प्लस विलायक, विलय और विलायक के आयतन के बराबर होता है। आदर्श विलयन वे होते हैं जो दाब और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, ऐसे विलयन का आयतन विलय और विलायक के कुल आयतन के बराबर होता है। अनादर्श विलयन में क्या है? ऐसे विलयन का आयतन विलय और विलायक के बराबर नहीं होता है, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तीसरा होता है एंथैल्पी, डेल्टा एच। तो आदर्श विलयन के अंदर एंथैल्पी का परिवर्तन नहीं होता, शून्य होता है। एंथैल्पी का मतलब आदर्श विलयन न तो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी न ऊष्मा का अवशोषण करेगी, अर्थात उसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहता है, न उत्सर्जन संभव है न अवशोषण संभव है, अर्थात डेल्टा एच का मान शून्य होगा। अनादर्श विलयन में क्या है? डेल्टा एच शून्य के बराबर नहीं होगा, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा। इसका तात्पर्य या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या फिर उत्सर्जन होगा। या तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है, उत्सर्जन होगा तो पॉजिटिव है, अवशोषण है तो पॉजिटिव आएगा, उत्सर्जन है तो नेगेटिव आएगा। लास्ट पॉइंट क्या है? अनुनय क्रिया। अनुनय क्रिया का मतलब विलयन के अणु के मध्य होने वाली अनुनय क्रिया, जिसको सैद्धांतिक बल कहते हैं, उसका मान विलय और विलायक के अणु के मध्य होने वाली अनुनय क्रिया के बराबर होता है। इसमें बराबर नहीं होता है, सैद्धांतिक बल या अनुनय क्रिया का मान इसके बराबर नहीं होता है। इससे से क्या है, हम राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार आते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे होते हैं जो विभिन्न ताप और दाब की परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के बराबर होता है। ऐसे विलयन में न तो ऊष्मा का अवशोषण होगा न उत्सर्जन होगा, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहता है, डेल्टा एच 0 के बराबर होता है। ऐसे विलयन के अंदर विलयन के अणु के मध्य होने वाली अनुनय क्रिया या सैद्धांतिक बल का मान विलायक की अणु के मध्य होने वाली अनुनय क्रिया के बराबर होता है। जबकि अनादर्श विलयन में क्या है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता, विलयन का आयतन विलायक के आयतन के बराबर नहीं होगा, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगी, या तो एंथैल्पी उत्सर्जित होगी या उसका अवशोषण होगा। ऐसे ही विलयन के अणु के मध्य होने वाली अनुनय क्रिया भी किसके बराबर नहीं होगी, विलय और विलायक के अणु के मध्य होने वाली अनुनय क्रिया के बराबर नहीं होगी। तो इस तरह से राउल्ट के नियम के आधार पर हम विलयन को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, एक अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके आधार पर हम विलयन का पांचवां वर्गीकरण राउल्ट के नियम के आधार पर करते हैं। इस तरह से विलयन के वर्गीकरण के आधार पर अब इन दोनों के उदाहरण होते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो अनादर्श विलयन है उसमें राउल्ट के नियम में विचलन आता है। विचलन का मतलब अपवाद आते हैं कि राउल्ट का नियम वहां लागू नहीं होता, तो क्यों, किस कारणों से लागू नहीं होता, वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से वास्तव होता है, वास्तव के अंदर हम राउल्ट के नियम की स्टडी करते हैं। तो राउल्ट के नियम को दो प्रकार के विलयन पर हम लागू करते हैं कि उनका वास्तव कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से इन चीजों का वास्तव और राउल्ट के नियम का हम अध्ययन